वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th के काइनामेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 पर। और याद है आपको पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस क्या किए थे? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड डायमेंशन के बारे में हमने बातें करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए वहां पे वीडियो देख लीजिए और फिर वापस आइए सेकंड लेक्चर में, क्योंकि तभी ये बातें ज्यादा आसानी से क्लियर होगी। अब जब हम लोग कल मोशन के बारे में बात कर ही लिए थी, तो आज हमारे जहन में बात आती है कि ये जो मोशन है वो कितने टाइप के होंगे। तो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग जिस मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मोशन आपका है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब स्थानांतरित गति। एक बात मैं और बता दूं, लास्ट टाइम हमने एक बात और बताया था, निर्देश फ्रेम। याद है आपको निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र बच्चों जो लोगों ने पढ़ लिया है, मैं बता दूं कि जो लोग नोट्स बना रहे होंगे निर्देश तंत्र के बारे में, निर्देश तंत्र मतलब जिसमें हमारे जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, मूव करती है। ये निर्देश तंत्र बच्चों दो तरीके का होता था बच्चों, ठीक है। आप जब नोट्स बनाइएगा तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये है, एक है इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। और दूसरा बच्चा होता है आपका नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं बात करूं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस पर, क्योंकि अभी बाकी सारी चीजें आगे आनी है, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, एक में जड़त्वीय और एक में अजड़त्वीय कहानी होती है, ठीक है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब मैं बता दूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है। इसमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन होगा, न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता है। ऐसे तंत्र को हम लोग कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, न्यूटनों के सारे गति के नियम अस्त व्यस्त हो जाए, फॉलो न हो पाए, न्यूटन के गति के नियमों का पालन न हो, गति के नियमों का पालन न हो, ऐसे तंत्र को हम कहते हैं अजड़त्वीय तंत्र का पालन नहीं होगा। बात समझ आई? अब ये क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले में न्यूटन के सारे नियमों के बारे में बातें करनी है बच्चों, इसलिए परेशान नहीं होंगे। सिंपली मैं इतना बता दूं ताकि आप अपना नोट्स जो है वो कवर कर सके। न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जितना आप जानते हो अभी फिलहाल उतना ही जाने कि न्यूटन के नियमों का पालन इस तंत्र के अंदर होगा, इस तंत्र के अंदर नहीं होगा। बात समझ आ गई? अब हम चलेंगे अपने आज के टॉपिक की ओर, और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है स्थानांतरीय गति। देखिए इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होते हैं पहले ये समझने का प्रयास करें। देखिए अगर हम किसी वस्तु की गति के बारे में बात करते हैं तो ये मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु इस तरीके से गति कर रही है। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु के सारे कण गति करेंगे। तो अगर कोई वस्तु इस तरीके से गति करती है कि उसके हर कण समांतर पथ पर चलते हैं, एक दूसरे के लिए पैरेलल होते हैं, मतलब अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर वाला कण भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कण भी इधर ही जा रहा है, ये कण भी, मतलब दोनों का पथ जो है वो कैसा है, एक दूसरे के तरह समांतर है या फिर एक दूसरे की कला में है। तो अगर हम ये कह सके कि अगर कोई पिंड, कोई वस्तु इस तरीके से गति करे कि उसके हर कण एक दूसरे के फेज में हो, तो इस तरीके की गति को हम लोग कहते हैं स्थानांतरित गति। मतलब कण की या किसी वस्तु की वह गति, किसी वस्तु की वह गति जिसके अंतर्गत वस्तु के प्रत्येक कण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, स्थानांतरित गति कहलाती है। स्थानांतरित
गति कहलाती है। बात समझ आ गई बच्चों? तो अगर ये कोई भी कण, ये भी कण है, अगर हम इसको इस तरह फेंकें तो ये अगर कण घूमे ना सीधे ऐसे चले तो इसके हर कण एक दूसरे के क्या हो, समांतर होंगे। तो इस प्रकार की गतियों को हम क्या कह सकते हैं, स्थानांतरित गति कह सकते हैं। क्लियर बात? या फिर आप ये कह सकते हैं कि लगभग ऐसे गतियां जो है वो सीधी रेखा में ही होती है। ठीक, अब मैं स्थानांतरित गति जब पढ़ चुका हूं तो स्थानांतरित गति में कौन कौन आता है? ठीक है, कार की गति, अगर कार चल रहा है सीधी सड़क पर तो सीधी सड़क पर चलने वाले कार की गति कैसी होगी, स्थानांतरित गति होगी। बात समझ आ गई? अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिस्टेंस और व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब जानते हैं। अगर कोई कण किसी पथ पर चल रहा है, कोई वस्तु किसी पथ पर चल रही है, तो उस पथ पर चलते हुए उसके द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई, वो चाहे जैसे भी चले, उसके द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को हम उसकी दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु अथवा कण के द्वारा, वस्तु अथवा कण के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तय की गई दूरी कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब ये तो बात आपको समझ में आएगी ये कैसे दिखाया जाए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु ए से चली, फिर बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, और फिर सी से डी तक गई, और फिर डी से ई तक गई। तो यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, और यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी को हम क्या कहेंगे, इस कुल लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो गया बच्चों, तो दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई। ठीक है, इस तरीके से हम सारी दूरियां निकाल लेंगे कितनी भी हो। अब मैं दूरी के बारे में बात कर चुका हूं, अब मैं बात करूंगा विस्थापन के बारे में। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन का मतलब ही है कि फाइनली आप अभी कहां हो और पहले कहां थे, अभी और पहले के लोकेशन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच में, आपके बीच में वो सबसे छोटी लंबाई क्या होगी, अगर वो छोटी लंबाई का ज्ञान हो, बोध हो, तो इस तरीके की लंबाइयों को हम कहते हैं विस्थापन। मतलब वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के मध्य जो लघुत्तम लंबाई होती है उसे हम उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम लंबाई को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। ये विस्थापन हो गया, कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। जो बच्चों को यहां पे दिखाई ना दे रहा हो, मैं इसको मिटा रहा हूं और ऊपर देख लीजिएगा। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि वस्तु के द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य जो लघुत्तम लंबाई होगी, उस लंबाई को हम वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई वस्तु यहां पर है और फिर यहां पे गई और फिर यहां से यहां पर गई, ठीक है, तो ए से गई बी की ओर और बी से गई सी की ओर।
ठीक है, ये इस तरीके से गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से यहां तक जाते हैं तो विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन केवल ए से लेकर सी तक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि वस्तु के ए से बी तथा बी से सी तक जाने में विस्थापन एसी होगा, केवल एसी होगा बच्चों। मतलब ये सबसे छोटी लंबाई होगी ए से सी तक पहुंचने की। बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, थोड़ा समझने का कोशिश करता हूं कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बच्चों और ये हो गया दूरी। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है? लघुत्तम लंबाई को कहते हैं, लघुत्तम लंबाई को कहते हैं। ठीक है, मार्ग की लघुत्तम लंबाई, सबसे छोटी मार्ग। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कुल लंबाई को। ठीक है, इसको हम कुल लंबाई कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विस्थापन जो है वो शून्य, ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर यह क्या हो सकता है? धनात्मक और शून्य होता है, यह केवल धनात्मक हो सकता है, धनात्मक एवं शून्य हो सकता है। क्लियर बात? फिर इसके बाद मैं बात करूं, इसमें दिशा का बोध होता है। किसमें? विस्थापन में। क्या कहां गए? अगर आप आगे गए पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर आ गए, तो फिर पूर्व से पश्चिम के बीच में आ गए और फिर उत्तर की ओर गए, तो इसमें दिशा का बोध होता है। किसमें? विस्थापन में दिशा का बोध हो जाता है, तो डायरेक्शन पता चल जाता है। ये हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो यह एक सदिश राशि है जिसमें दिशा का बोध हो, यह एक सदिश राशि। सदिश और अदिश क्या होता है बताएंगे। सदिश राशि, ठीक है, सदिश का मतलब होता है जिसमें हमें पता चल जाए कि एक्चुअली इस समय हम कहाँ हैं, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है, वो हमें पता चल जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें दिशा का बोध नहीं होता। ये कुल के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आप कहीं भी रहिए हमेशा जुड़ता ही है, इसलिए यह एक अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इससे भी आगे निकल के हम थोड़ा नोट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये नोट आपका कैसा नोट है? ये कोई घर का नोट नहीं है, ये नोट हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को बताता है। ठीक है, तो नोट क्या है इसमें पढ़े। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, ठीक है, ए से बी गई और बी से सी गई, तो जो दूरी होगी वो कुछ ये होगी और जो विस्थापन होगा वो ये होगा। तो जो दूरी होती है वो आपको क्या दिख रही है? बड़ी, और विस्थापन क्या दिख रहा है? वो छोटी है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दूरी, अगर किसी वस्तु के द्वारा दूरी तय की जाती है और उसी का विस्थापन चेक करेंगे तो हमेशा वो या तो बड़ा ही आना है, किससे? विस्थापन से। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बराबर भी हो जाए। कैसे? आइए समझने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अगर कोई कार ए से बी तक और फिर बी से सी तक गई, ठीक है, एक सीधी सड़क पे गई ए से बी तक और बी से सी तक, तो ऐसे केस में इसका जो टोटल दूरी होगा वो ए बी प्लस बी सी होगा, जो कि इसके बराबर होगा ए सी। ठीक है, तो यहां से ए सी जो है विस्थापन है और दूरी ये है, तो इस समय दूरी और विस्थापन क्या होंगे? बराबर होंगे। इस समय दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। और ऊपर वाले केस में बच्चों क्या है कि विस्थापन जो है वो छोटा है किससे? दूरी से। आइए, इतना होने के बाद हम छोटे से एग्जाम्पल से बातों को और आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये नोट था, याद कर लीजिएगा। कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल होगा। दिए गए
चित्र में कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती, ठीक है, तथा अंतिम स्थिति पर पहुंचती। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? ठीक है, आइए निकालते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ एग्जांपल देखनी पड़ेगी। बी ये सी, तो यहां से आप यहां गए, यहां से यहां गए, तो ये है मान लीजिए 3 और ये है मान लीजिए 4 मीटर। तो आपको इसका भी बताना होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है आप ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां से यहां पहुंचे, ठीक है। तो ये ए से आप गए यहां से 3, ठीक है, और फिर यहां से आप यहां से यहां तक गए 8 और फिर यहां से यहां तक हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे आप बी पर पहुंचे, यहाँ पे सी पर पहुंचे, यहाँ पे आप फाइनली डी पर पहुंचे। एक और क्वेश्चन से हम लोग रूबरू बोले कि यहां से आप यहां पहुंचे, ठीक है, ए से होकर अब बी से होकर मान लीजिए सी पर पहुंचे, ठीक है, अब फिर डी पर पहुंचे और फिर ए पर पहुंचे। तो ये कुछ इस तरीके से गति हो रही थी। तो आप ए से बी, बी से सी और सी से डी पर और डी से ए पर पहुंच गए। तो इन 3 समीकरणों या 3 क्वेश्चनों को देख करके आपको एनालिसिस करना होगा बच्चों कि ये आपका कितना आंसर होगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। जरा क्वेश्चन को देख लिया है आपने, तो एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा बच्चों। मैं ऊपर से मिटा दूं, अब इसका ऊपर से कोई रोल नहीं है, तो आइए देख लिया जाए। जगह कम है इसलिए हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में मैं अगर आपसे सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं, दूरी की बात करूं, तो दूरी आप निकाल सकते हो क्या? दूरी अगर ये 3 है बच्चों और ये भी मार्ग की लंबाई, ये भी मार्ग की लंबाई, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई ए बी प्लस बी सी, और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस बच्चों क्या 4, ये हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है, मीटर है तो। और लेकिन अगर मैं विस्थापन पूछूं तो यहाँ पहुंचने का सबसे आसान रास्ता ये वाला होगा। तो विस्थापन बच्चों क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा ये आपका, ये पाइथागोरस का आपने सुना है ना क्लास 10th में, ये पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण कैसे निकालिएगा? ऐसे निकाल लीजिएगा। लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 25 आएगा टोटल, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 मीटर। मतलब विस्थापन कितना आ गया बच्चों? 5 मीटर, और दूरी कितनी आ गई? 7 मीटर। बात समझ आ गई? अब इसी तरीके से मैं बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन को भी मैं डील कर ही लेता हूं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप इधर गए, नीचे आए, इधर गए, तो आप इधर बढ़े तो दूरी 3, इधर बढ़े तो दूरी फिर ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। तो दूरी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो ये फाइनली ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और फिर उसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा टोटल बच्चों कितना? ये हो जाएगा 14 मीटर बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे विस्थापन पूछूं, दूरी तो पता चल गया ना, टोटल दूरी जोड़ दिया हमने लंबाई को। अब मैं विस्थापन आपसे पूछूं तो यहां से यहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका तो ये था, इसी को ना विस्थापन कहेंगे, सबसे छोटी लंबाई। अब मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूं तो मुझे लंब पता है कितना, इसको यहां पर लिख दीजिए अपने मन से। और फिर ये कितना हो गया? ये भी 3 है, तो ये 3 और ये 3 6, और ये बच्चों कितना है? 8। तो 6 और ये 8 सॉल्व करते हैं बच्चों तो विस्थापन निकल जाएगा। विस्थापन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। विस्थापन के लिए हम लोग लगाएंगे अंडर रूट में क्या? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 64 प्लस 36, और ये रूट में फाइनली आएगा 100 रूट में, इससे आप निकालेंगे तो 10 मीटर।
तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आप 10 मीटर में पहुंच जाओगे, और ऐसे आप घूम के जाओगे तो आपको 14 मीटर लगेगा। जैसे मैंने ये किया है, ठीक है, वैसे आपको ये भी सोचना होगा। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन को लगा के मतलब अपनी कॉपी में कर लेना है कंप्लीट। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी चाल क्या होते हैं और वेग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस होगा। तब तक के लिए बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए और अपना ख्याल रखिए।